तो साथियों हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज। 9 टेस्ट सीरीज को दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। 10वें का दोस्तों हम लोगों ने पार्ट ए भी सॉल्व कर लिया था। अब हम दोस्तों इसी 10वीं टेस्ट सीरीज का पार्ट बी सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़कर एक प्रश्न है। और जो बड़ी बात है दोस्तों, इसमें यूपी स्पेशल के लगभग आधे प्रश्न आपके इस पार्ट बी वाले में आपके यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न हैं। और ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बहुत सारा फैक्ट, बहुत सारा कंसेप्ट, बहुत सारा डाटा से रिलेटेड चीजें आपको सिखाएंगी। तो आपके लिए दोस्तों एकदम रामबाण समझिए इसको, वीडियो को अंत तक देखिएगा और कोशिश करिए पॉज करके देखने का कि आप कितना कर ले रहे हो। एक एक प्रश्नों को हम तोड़ तोड़ कर निचोड़ कर बताएंगे, उसमें से सारा रस निकाल कर आपको देंगे, क्योंकि एक ही टेस्ट सीरीज में आपको कई टेस्ट सीरीज का फायदा आपको मिलेगा। तो आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम को आप फॉलो भी करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपसे आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाकर हमारा सपोर्ट करके वीडियो शेयर वगैरह करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सके जितना दबा के शेयर करें। चले हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 81। यहां से आपके यूपी स्पेशल के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको यहां उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख लोकगीत दे दिए गए हैं स्टेटमेंट के रूप में। पढ़ के बताना है आपको कि कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है, उसके हिसाब से आपको ऑप्शन चुनना है। पहला वाला स्टेटमेंट आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो यहां पहले ही गलती कर दिए हैं। कह रहे हैं बिरहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोकगीत है जो मुख्यतः अहीर समुदाय के द्वारा ये गाया जाता है। तो दोस्तों यस, ये आधी बात तो सही है, बिरहा अहीर समुदाय के द्वारा गाया जाता है, एक लोकप्रिय लोकगीत है। लेकिन यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, यह पूर्वी यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोकगीत है। तो इसलिए यहाँ पर माइनर सा यहाँ पर गलती दिए हैं। तो आप समझ गए होंगे, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोकगीत है जो अहीर समुदाय के द्वारा मुख्य रूप से गाया जाता है। तो यहाँ पर ये आपके गलत हो गया। दूसरा वाला अगर हम लोग देखें तो सोहर के बारे में दिया है। सोहर लोकगीत बच्चे के जन्म के समय गाया जाने वाला एक उल्लास का गीत है जो मुख्यतः अवध क्षेत्र से लोकप्रिय है। बिल्कुल दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपका यहाँ केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, केवल 2 सही है। इसके बाद आप लोग और कई जानते हैं, चैती उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत चैती है, आला है, सोहर है, बिरहा, ये सब दोस्तों आते हैं यहाँ पर। तो समझ गए होंगे आप। आगे अगर हम लोग दोस्तों यहाँ 82 वाले को देखें तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कौन सा युग्म, यानी आपको जोड़े के रूप में दे दिए हैं। एक तरफ आपको संत और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जन्म स्थान उनका कहाँ है ये दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप पहले वाले में रामानंद, रामानंद आप तो जानते हैं दोस्तों कौन है, ये कबीर के गुरु। तो कबीर के गुरु, तो रामानंद का जन्म स्थान दोस्तों वाराणसी नहीं था, ये यहाँ पर उनका प्रयागराज था। मैं पी आर लिख दे रहा हूँ, पी आर जी, प्रयागराज यानी इलाहाबाद। तो रामानंद का जन्म स्थान वाराणसी नहीं, यह प्रयागराज था, तो इसलिए यह गलत हुआ। तुलसीदास का जन्म दोस्तों राजापुर जो बांदा के पास है। यस, ये वाला सही है आपका, यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपसे सही पूछा जा रहा है, सही। और यहाँ पर दोस्तों दे दिए हैं हरिवंश महाप्रभु, हम लोग श्री कृष्ण को प्रभु बोलते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है प्रभु नाम है, तो आप कनेक्ट कर लीजिएगा, मथुरा के पास एक बाढ़ गांव में हुआ था। और कृपालु महाराज का जन्म ये कहाँ हुआ था, कृपालु ये प्रतापगढ़ के पास एक मनगढ़ स्थान है वहां पर हुआ था। तो ये दोनों उल्टा कर दिए इसलिए गलत हो गए हैं। तो ये सब गलत हुए, आपका केवल बी सही हुआ। तो दोस्तों आपसे एक जरूरी बात कहनी थी, कहने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन कहना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ पर हमारे पास संसाधन नहीं है जो हम पढ़ा रहे हैं। अभी हम एक पैनल लेने के दोस्तों बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप अगर कुछ सहयोग कर सकते हैं तो आपसे जितना भी हो सकता है आप उतना कर सकते हैं। तो आपके तो दोस्तों आप सबके लिए एक तो दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 83 को। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के मैपिंग अगर आप पढ़े होंगे तो आराम से कर ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के आपको कुछ जिले दे दिए गए हैं और बताना है कि ये किस जिले की सीमा बिहार से नहीं लगती है। तो दोस्तों आप
आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बिहार से सीमा साझा करता है। दोस्तों 7 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो बिहार से सीमा साझा करते हैं। पहले आपको मिलेगा, सबसे ऊपर देखेंगे महाराजगंज। महाराजगंज जो नेपाल से भी सीमा साझा करता है बिहार से। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। तो यही है, इतना आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे मऊ जो है वो आजमगढ़ के बगल में है। ये मऊ बिहार से सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ आप तीसरे वाले को देख लेंगे, यही केवल तीसरा नहीं है, बाकी सब बिहार से सीमा साझा करते हैं। तो आपका यहाँ पर दोस्तों कौन हो जाए, कौन सीमा साझा नहीं करता है, तो केवल 3, ऑप्शन नंबर आपका ये डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना, कहने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन कहना ही पड़ेगा कि अभी हम यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास संसाधन बहुत कमी है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है पढ़ाने में। इसलिए दोस्तों हम प्रयास में हैं एक पैनल लेने के, तो इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। आप सब हमें जो कुछ भी आपसे बनता है, जो कुछ भी आप सहयोग करना चाहते हैं कर देंगे, तो आपके लिए बड़ा उपकार होगा दोस्तों हमारे लिए। तो आपसे यही निवेदन है कि आपसे जो कुछ भी बन सकता है आप जरूर करें। चले हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम लोग देखें प्रश्न संख्या 84 को, तो यहाँ आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तीनों को पढ़कर बताना है आपको कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही होगा। जरा ध्यान देंगे, पहला वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला। सहारनपुर जिला हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो सबसे उत्तर में स्थित है। तो शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है सहारनपुर। यह भाबर क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में है। यस, आप लोग जानते हैं शिवालिक पहाड़ियां जो है, कई पहाड़ियों की जो दोस्तों क्रम में है, तो शिवालिक सबसे दक्षिण में है। स्वाभाविक सी बात है, यह शिवालिक के दक्षिण में होगा सहारनपुर। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा वाला अगर हम लोग देखें यहाँ, तो तराई क्षेत्र में शारदा, घाघरा, गंडक और राप्ती जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। एक पूछा जाता है प्रश्न, गोरखपुर किस नदी के तट पर है, तो ये राप्ती नदी बता देना। तो ये भी वाला आपका सही है। अगर हम लोग यहाँ तीसरा वाला स्टेटमेंट देखें तो कह रहे हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूर्ण रूप से भाबर क्षेत्र में स्थित है। तो मेरे भाई पूर्ण रूप से नहीं है, यह तराई और भाबर क्षेत्र में जो उन दोनों के सम्मिलित रूप से है। तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा, पूर्ण रूप से नहीं, यह भाबर और तराई को सम्मिलित रूप से स्थित है। तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। सही आपका क्या होगा, केवल 1, 2, ऑप्शन नंबर सी आपका बन जाएगा। तो प्रश्न संख्या 85 को अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो आपसे पूछा जा रहा है कि हर्बर्ट रिजले के अनुसार 1901 में उत्तर प्रदेश का आवासीय क्षेत्र किससे संबंधित है, तो इंडो आर्य प्रजाति से संबंधित है। कैसे, क्योंकि देखेंगे दोस्तों हमारे जैसे उत्तर प्रदेश के लोगों का वहां पर देखेंगे तो रंग जैसे गोरा से गेहुआ रंग के बीच है, लंबी और पतली नाक है, सीधे बाल है, मध्यम एक मीडियम, न बहुत लंबा हाइट है न बहुत छोटा है, इस तरह की है। तो इसको इंडो आर्य प्रजाति से जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यूपी का। आगे दोस्तों यहाँ हम लोग देखेंगे अगर 86 में, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के स्रोतों की कुल सिंचित क्षेत्र के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये अवरोही नहीं, आरोही, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा, इस क्रम में हमें बताना है कि किस साधन का उपयोग उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था के लिए किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई, खूब पढ़े हैं हम लोग, बहुत ज्यादा यहाँ पर पढ़े हैं इसके बारे में। जो नलकूप होता है जिसे हम लोग दोस्तों पंपसेट बोलते हैं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में उससे सिंचाई होती है बोरवेल के माध्यम से। आप लोग जानते हैं नलकूप, बोरवेल, इसी से सबसे ज्यादा होती है। कितना होती है मेरे भाई, लगभग 70%। तो लगभग 70% सिंचाई इसी से होती है, यानी ये सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे अंत में रहेगा। प्रश्न बनाने वाला भी जान रहा है, बच्चे जानते हैं, रट के बैठे हैं। इसके बाद किससे होती है दोस्तों, इसके बाद नहर से होती है। नहर से लगभग 18 से 20% के आसपास ये नहर से सिंचाई होती है। यानी 1 नंबर जो है हमारे ये तीसरे पर रहना चाहिए। तो 1 नंबर तीसरे पर कहाँ है, देख लो यहाँ है, तो हमारा काम बन गया। तो हम आंख मूंद कर यहाँ लगा सकते हैं कि यही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो झील है, पोखर है, इससे लगभग 2% के आसपास सिंचाई इससे होती है। उसके बाद कुएं वाला जो है दोस्तों, कुएं से लगभग 5-6% सिंचाई होती है। इस वाला क्रम में है, तो आपका ऑप्शन सी बनेगा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 87 वाले में मिलान से संबंधित प्रश्न है, बहुत बढ़िया। यहाँ दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ आपको कुछ नदी प्रणाली दे दी गई है और यहाँ उत्तर प्रदेश की प्रमुख सहायक नदियां दे दी गई हैं। तो किस नदी प्रणाली से उत्तर प्रदेश की कौन सी सहायक नदियां जुड़ती हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों हम लोग जो सबसे ज्यादा जानते हैं उसी के पास पहले चले। तो जानते हैं दोस्तों
गोमती नदी, हमारा जो गृह जनपद है जौनपुर वो गोमती नदी के तट पर ही है। और मैं जानता हूँ गोमती नदी से एक सई नदी दोस्तों हमारे जौनपुर में सई नदी होकर भी बहती है, तो सई नदी, तो यहाँ हम लोग क्लियर है मेरे भाई, ये इसी के पास जाएगा, तो बी वाला 2 के पास होना चाहिए। बी वाला 2 के पास कहाँ है, ये इन्हीं दोनों के पास है, यानी ये नहीं हो सकते। अब हम चलते हैं दोस्तों सरयू के पास। दोस्तों यहाँ सरयू नदी हम लोग खूब इसके जानते हैं दोस्तों, ये सरयू नदी जैसे माघा और तमसा करके है, उनसे ये मिलती है। तो यहाँ है ये, यहाँ ये तमसा कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये अल्लाह यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये गोरखपुर में, दोस्तों गोरखपुर तट पर जो राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर है, तो ये रोहिन करके एक नदी है, वहां से ये मिलती है रोहिणी, तो यहाँ ये वाला हो जाएगा आपका। और रामगंगा एक बची है आपको यहाँ खो अरेल। तो बहुत सारे हम नाम नहीं जानते, हमारे लिए नया होगा, लेकिन जो हम जानते हैं पहले तो उसके पास चलें तो हमारा काम बन ही जाएगा। तो बी वाला हमारा 3 पे आना चाहिए। ये कौन सा है, ये ए वाला हमारा 3 पे आना चाहिए ना, तो ए वाला 3 पे कहाँ है, यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 87 का बी। आगे बढ़े हम लोग दोस्तों, देखते हैं अगर 88 वाले को देखते हैं, तो आप एक बार बैराज के बारे में पढ़ लीजिएगा, जितने भी उत्तर प्रदेश में बैराज हैं तो बांध है उसके बारे में पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, उन सबको रट लेंगे तो कहीं से भी पूछेगा, काम आपका बन जाएगा। एक तरफ आपको बैराज दे दिए गए हैं, एक तरफ आपको स्थान दे दिए हैं, कौन सा बैराज कहां पर है ये आपको बताना है। तो यहाँ जोड़ा दिया गया है, ध्यान रखेंगे, आपको बताना होगा कितने जोड़े सही हैं या गलत हैं, इस हिसाब से आपको बताना होगा। तो हम लोग खूब यहाँ पर जानते हैं दोस्तों टांडा, अगर आप अंबेडकर नगर के होंगे जानते हैं, वहाँ एक टांडा दोस्तों सिटी भी है, क्षेत्र करके है, तो टांडा तो स्वाभाविक सी बात है, वहाँ एक संयंत्र भी है विद्युत। तो यहाँ 4 वाला तो आपका इस पे अंबेडकर 4 वाला तो इसका मतलब आपका सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखें, ये शारदा बैराज, शारदा बैराज दोस्तों ये कहाँ है, लक्ष्मीपुर खीरी में है, ये भी सही है आपका। गिरजा बैराज के बारे में देखें दोस्तों, ये तो बहराइच में है, ये भी आपका सही है। तो ये वाला एल्गिन वाला देखें, एल्गिन ब्रिज बैराज, एल्गिन ब्रिज बैराज दोस्तों ये बाराबंकी और बहराइच के बीच है, आगरा के बीच नहीं है, तो बाराबंकी बी, फिर बहराइच बी, तो इसके आसपास है एल्गिन ब्रिज। तो यहाँ पर ये आपका तीसरा गलत होगा, सही क्या हुआ, 1 2 और 4 सही है आपका। तो देखें पूछा क्या जा रहा है, सही हमारा 1 2 4 है, तो आपको सही के बारे में पूछा जा रहा है, देख रहे हैं आपसे सही सुमेलित पूछा जा रहा है, तो 1 2 4 कहाँ है, 1 2 4 आपका ऑप्शन नंबर सी में बैठा है, बहुत बढ़िया। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों 89 वाले में, तो 89 वाले में देखें आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखने में थोड़ा सा बड़ा है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बड़े अच्छे से कर लेंगे। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है वर्ष और उत्तर प्रदेश में घटित घटना कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो दोस्तों इसको अगर हम लोग शुरू से देखें, जैसे 1836 में हम लोग जानते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी को अलग करके इसे एक अलग प्रेसिडेंसी बनाया गया था। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं स्वतंत्र प्रांत का गठन किया गया था, ये 1835 में नहीं 36 में, आपका नजर यहाँ पड़ेगी तो आप जरूर यहाँ पर इसको कैच कर लेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम लोग खूब पढ़े हैं, 1836 में था। और जस्ट इसके 100 साल बाद ये स्वतंत्र संयुक्त प्रांत इसका नाम पड़ा था, तो ये भी आपके बारे में आपको पढ़ाया गया होगा, यानी यही गलत है, गलत के बारे में पूछा गया है, तो इस स्वाभाविक सी बात है एक ही गलत होगा, गलती हमें मिल गई, आपका उत्तर तो यही होगा। और बाकी ये सब हम लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांतों का अवध राज्य में विलय हो गया तथा आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत का गठन हुआ, सही है। 1902 में आधिकारिक रूप से इसका नाम परिवर्तित कर आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 को पड़ोसी राज्यों के साथ सीमाओं का आंशिक समायोजन किया गया, मध्य प्रदेश एवं बिहार के क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया, सब सही है, डी वाला आपका गलत था। आगे अगर हम लोग दोस्तों देखें 90 वाले में, तो थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा स्थान भगवान पार्श्वनाथ, आप लोग जानते हैं जैन तीर्थंकर हैं, तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ कौन से, आप लोग जानते हैं जैन तीर्थंकर में कुल 24 जैन तीर्थंकर हुए थे, और ये पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है, जिनका एक होता है ना, अरे उसे क्या बोलते हैं यार, जिनका प्रतीक प्रतीक इसका सांप है, इनका सांप है, तो पार्श्वनाथ का प्रतीक सांप होता है, पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं पार्श्वनाथ का जन्म स्थान क्या है, ये क्या माना जाता है, तो सारनाथ, देवीपाटन, वाराणसी, कुशीनगर, आखिर क्या है इसके बारे में बताना है। तो हम लोग इनके बारे में पढ़े होंगे, जैसे पहला हम लोग जानते हैं ऋषभनाथ, सबसे अंतिम में महावीर, ऐसे दोस्तों ये 23वें नंबर के जो हैं ये वाराणसी में इनका जन्म स्थान है।
तो वाराणसी में माना जाता है। बाकी आप सबका पढ़ लीजिएगा, आपको बड़ा काम देगा, इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछा गया है ये। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो यहाँ 91 वाले में आपसे पूछा जा रहा है, आपको कुछ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ताप विद्युत संयंत्र दे दिए गए हैं और स्थान दिए हैं, तो जोड़े के रूप में आपको बताना है कि कौन सा हमारा सही जोड़ा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है। तो यहां जरूर ध्यान देंगे, गलत पूछा जा रहा है। अनपरा ताप विद्युत संयंत्र सोनभद्र में है भाई, आप लोग खूब जानते हैं बड़ा आसानी से, ये कोई डाउट नहीं, ये सही है। हरदुआगंज ताप संयंत्र, तो दोस्तों आप झांसा राम के पास जाएंगे तो आपको दुआ नहीं देंगे, दुआ कौन देगा? मोहम्मद अली साहब देंगे आपको। तो इसका मतलब हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है दोस्तों? ये है अलीगढ़ में, वही मैंने ट्रिक बताया था ना, ये अलीगढ़ में है। तो अली बाबा के पास जाओगे तो आपको दुआ देंगे, झांसा राम के पास जाओगे तो आपको दुआ नहीं देंगे। तो ऐसे ही याद कर लेगा, यानी यही गलत था। तो आपका झांसी की जगह अलीगढ़ होना चाहिए था, तो वहां नहीं, आपका ये गलत हुआ। बाकी पनकी ताप विद्युत संयंत्र कानपुर में है। टांडा ताप विद्युत संयंत्र अभी आया था दोस्तों, ये अंबेडकर नगर में। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 92 वाले में, तो यहां आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम यानी सबसे कम खुला वन है। वन दोस्तों जानते हैं कई प्रकार से होते हैं, सघन वन, मध्यम और खुला वन। यानी दोस्तों जिस क्षेत्र में 10% से लेकर 35-40% के आसपास वन होते हैं तो उन्हें खुला वन कहा जाता है, यानी बहुत दूर दूर तक होते हैं, ये कहा जा रहा है। तो सबसे न्यूनतम सबसे कम खुला वन कहाँ है? तो भदोही में है। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। और सबसे अधिक, अगर सबसे अधिक पूछ ले तो यहां पर आपको मिनिमम पूछा जा रहा है, और सबसे अधिक यानी मैक्सिमम अगर पूछा जाए, मैक्सिमम खुला वन, तो आपका सोनभद्र हो जाएगा। याद रखे रहेंगे तो आपको बहुत सारा काम देगा ये। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों, थोड़ा ध्यान देंगे, ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे तो काम देगा। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग के संदर्भ में, वही लोक सेवा आयोग दोस्तों जहां पर हम लोग धरना देने जाते थे, आप लोग आए होंगे, देखे होंगे ना, तो वही उत्तर प्रदेश, वही लोक सेवा आयोग के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, कौन सा कथन आपका सही है। तो आप लोग जानते हैं इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 264 के अंतर्गत की गई थी। तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं, 1937 को हुई थी, 1935 के अनुसार 1 अप्रैल। तो ये बात तो हमारी सही है। अगले पेज पर देखते हैं और इसके दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर कह रहे हैं इसके प्रथम सचिव राय साहब महेशानंद घिल्डियाल थे, पता नहीं, ये हमें तो याद नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अभी एलिमिनेट हो जाएगा, यानी पहला तो हमारा सही निकल गया है। तो इसका मतलब यहां पर आपसे सही पूछ रहे हैं, तो आप इसे एलिमिनेट कर दीजिए और इसे एलिमिनेट कर दीजिए, स्वाभाविक सी बात है, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये बात कर रहे हैं, यानी आजादी के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष राय बहादुर नहीं थे दोस्तों। राय बहादुर तो अंग्रेजों के समय जब बना था तो 1937 में, उनमें दोस्तों एक मेंबर के रूप में थे। इनका अमर करके नाम था, झां करके उनका नाम था ना, एक सेकंड, वो थोड़ा सा हम टाइप करते हैं, झां करके उनका टाइटल था, थोड़ा सा हम देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा इससे, तो कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो ये आप में प्रथम अध्यक्ष, एक सेकंड हम कर रहे हैं, यस, अमरनाथ झा, मुझे टाइटल उनका याद था लेकिन नाम नहीं आ रहा था, अमरनाथ झा। तो ये आजादी के बाद पहले अध्यक्ष थे यूपीपीएससी का। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, राय बहादुर नहीं थे, अमरनाथ झा थे, तो ये गलत हो जाएगा। यानी अब हम कह सकते हैं, दूसरा हमें नहीं आता लेकिन हमने तीसरा को, गलत हो गया, तीसरा को हम एलिमिनेट कर देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि दूसरा सही है हमारा, यानी इसके प्रथम सचिव महेशानंद ये घिल्डियाल थे, तो इसका मतलब दूसरा सही है, 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं यहाँ ये 94 वाले में। तो यहाँ आपको बहुत बढ़िया, यहाँ भी देखिए ऐसी चीज कोई याद नहीं रहता है, राज्यपाल और ये सब मुख्यमंत्री, तो आपको कुछ ऐसा आपको सामने आएगा तो आप वहां पर बता लेंगे कि हाँ यही होगा। जैसे देखिए, ये किसी का नाम ज्यादा नहीं याद होगा लेकिन आप यहां पर बता लेंगे, उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यपालों के नाम दे दिया गया है, उनके नियुक्ति के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है कि भाई पहले राज्यपाल किस कौन थे, फिर इसके बाद कौन थे, इसके बाद कौन थे, ऐसे करके यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी नाम आपको दिया गया है, इससे थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो अपने आप आपको यहाँ पर आ जाएगा।
तो दोस्तों सूरजभान को आप लोग जानते हैं सन 2000 2098 2000 के आसपास दोस्तों ये थे। उस समय जो सपा बसपा भाजपा के बीच बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिलती थी, तो इनका नाम याद किया जाता है। यह 1998 से और 2000 के लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा, तो 2000 के बीच आसपास थे। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है इसके बाद दोस्तों बनवारी लाल को तो आप जानते हैं। बनवारी लाल दोस्तों 2009 से 14 तक थे और ये बड़ा आए थे दोस्तों। जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो ये बनवारी लाल को हटा दिया था, तो उस समय सपा सरकार ने विरोध किया था कि अपने तरीके से अपना राज्यपाल रखेंगे और यहाँ पर खलबली मचाएंगे, हमें काम नहीं करने देंगे। तो यानी ये 2009 से 2014 तक थे। तो ये हम इनका 2009 से 2014 तक 2000 एक सेकंड, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, 2009 तक ये थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं विश्वनाथ। विश्वनाथ दोस्तों 1962 के आसपास थे, 1962 के आसपास। और कन्हैया लाल की अगर बात किया जाए तो ये कन्हैया लाल तो दोस्तों आज़ादी के बाद, इनको कौन भूल सकता है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज़ादी के बाद जब पहला चुनाव हुआ तो ये पहले राज्यपाल अपने थे, फर्स्ट राज्यपाल। यहाँ पर मैं फर्स्ट लिख दे रहा हूँ, ये पहले राज्यपाल थे, 1952 में बनाए गए थे। तो स्वाभाविक सी बात है कन्हैया पहले पर आ जाएंगे, 2 हमारा पहले नंबर पर रहेगा। मैं आपको डिटेल से बता दिया, लेकिन आप यही याद रखे रहेंगे, हाँ कन्हैया लाल पहले पर थे, फिर बनवारी लाल 2014 में हटाए गए थे, तो आपको काम बन जाएगा। तो 2 आपका सबसे पहले होना चाहिए और 4 सबसे अंत में होना चाहिए, और 2 के बाद कौन आपका आना चाहिए, ये सूरजभान आने चाहिए। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चले अगर हम लोग देखें अगर यहाँ 95 वाले में, तो भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसी का एक दूसरा नाम देखने को आता है। आपको यहाँ संचयन की जगह आपको भंडारण भी देखने को मिलेगा कहीं कहीं, तो आप इससे मतलब भयभीत न होइएगा। भंडारण, तो भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये हापुड़ में है। हापुड़ जानते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा जिला है हापुड़, तो समझ रहे हैं पश्चिमी यूपी में है। अब यहाँ पर मथुरा में आखिर क्या है, मथुरा जो नाम दिया है बकरी अनुसंधान संस्थान है। यहाँ पर बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये मथुरा में है। मेरठ में क्या है दोस्तों, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ में है। सहारनपुर में, पेपर को हम लोग अच्छे से सहलाते हैं भाई, फटने न पाए, तो उसको भी जानते हैं आप लोग, कागज अनुसंधान संस्थान, ये सहारनपुर में है कागज अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ पर कोशिश करते हैं थोड़ा सा लिख दें, आप समझ जाएंगे। उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा, आप यूपीपीएससी जैसे एग्जाम्स तैयारी करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, और टैलेंटेड लोगों को सिर्फ इशारा ही काफ़ी होता है। तो आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ पर 96 वाले को देखें, तो कह रहे हैं 2022 के, देखिए अच्छा सवाल, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं यूपी स्पेशल में। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कितनी महिला विधायकें निर्वाचित हुई थी। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, पहले आपको यह जानना पड़ेगा, कई बार पूछा गया है उत्तर प्रदेश में 2022 का जो चुनाव हुआ था वो कौन सा चुनाव था। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा थी, 18वीं। अभी जो 2027 में होने वाली है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, 2027 में होने वाली है, ये 19वीं विधानसभा होगी। तो याद रखेंगे यही 2022 में विधानसभा में कितनी महिला विधायक निर्वाचित हुई थी ये आपको बताना है। तो दोस्तों 47 महिला विधायक यहाँ पर निर्वाचित हुई थी, लेकिन अभी उपचुनाव हुआ था जो 10 सीटों को लेकर, उसमें समाजवादी पार्टी के एक कैंडिडेट को शायद जेल हुई थी, तो मुस्लिम महिला विधायक हैं, तो वो आ गई एक और। तो प्रश्न के हिसाब से तो पूछा जा रहा है ये 47 होगा, लेकिन ये अभी उपचुनाव के माध्यम से 48 हो गया है, तो ये भी याद रखी रहिएगा। अब अगर पूछे तो आप 48 बताइएगा, तो स्वाभाविक सी बात है। चले हम लोग देखते हैं ये 97 वाले को देखें, तो यहाँ एक अच्छा सा सवाल है, आप अगर पढ़े होंगे राष्ट्रीय आंदोलन तो बता ले जाएंगे इसे। तो देखिए आपको स्टेटमेंट दिया गया है और बताना है आपको सही क्या है, ध्यान देंगे आप। यहाँ पर उषा देवी पासी के बारे में, उषा देवी पासी के बारे में जानते होंगे ना, 1957 के विद्रोह में भाग इन्होंने लिया था, और यह दलित महिला स्वतंत्रता सेनानी इन्हें कहा जाता है। तो यह पहली दलित महिला स्वतंत्रता सेनानी 1957 के सेंस में, तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने, उषा देवी पासी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। तो बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है।
अब यहां पर दोस्तों दूसरा वाले में कह रहे हैं, सैंडर्स की हत्याकांड के पश्चात ऊषा देवी पासी ने भगत सिंह की पत्नी का वेश धारण करके उनको भागने में सहायता किया। तो मेरे भाई ऊषा देवी पासी ने नहीं सहायता किया था, दुर्गावती ने किया था। ये उनका ना दुर्गावती भाभी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। दुर्गावती दुर्गावती ने ऐसा काम किया था। दोस्तों जब सैंडर्स की हत्या हुई थी 1928 में, तो अंग्रेज जानते थे कि इनको अगर ये लाहौर में रहेगा पकड़ लेंगे, लाहौर से बाहर नहीं भागना चाहिए। तो दोस्तों वहां पर उन्होंने लाहौर स्टेशन पे लगभग 500 सुरक्षाकर्मी, ब्रिटिश पुलिसकर्मी लगा दिया था भगत सिंह को पकड़ने के लिए। तो ये दुर्गावती थी ना, तो आप लोग एक फिल्म में भी देखे होंगे, दुर्गावती भगत सिंह की पत्नी का, एक बेगम का रोल करके, और मियाँ बीवी बन के दोनों भाग गए थे पुलिस को चकमा देकर। तो यहाँ उषा देवी नहीं, दुर्गावती थी। दुर्गावती के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों यहाँ पर। तो आगे चले, दुर्गावती दोस्तों ये जो भगवती चरण बोहरा थे, भगवती चरण बोहरा उनकी वाइफ थी ये। तो ये भी याद रखे रहेंगे। तो आपका यहाँ ये दूसरा गलत हो गया, केवल पहला सही है आपका 97 का। ये आपसे नहीं पूछा जा रहा है ना, सॉरी, कौन सा आपका गलत है, तो केवल 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे चले, अगर हम लोग देखते हैं 98 वाले को, तो यहां आपसे जो पूछा जा रहा है, कौन सा जोड़ा आपका सही है। एक प्राचीन नाम दे दिया गया है और इधर वर्तमान नाम दे दिया है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, इसके बारे में आपको बतानी है। तो दोस्तों अलीगढ़ का जो पुराना नाम था वो कोयल था। क्या था इसका? कोयल, कोयला टाइप का नाम। तो ये वाला तो सही है। यहाँ पर सिंहपुर, वाराणसी का जो सारनाथ है, इसे इसका पुराना नाम क्या था? सिंहपुर था। ये भी दोस्तों सही है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों सोरो, जो कासगंज का को सोरो भी कहा जाता है, और कासगंज का जो पुराना नाम था, यहाँ कह रहे हैं चंद्रनगर था। तो नहीं मेरे भाई, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलती कर दिए हैं। जो कासगंज का पुराना नाम था दोस्तों, वो शुकर करके था। आप लोग खूब पढ़े होंगे, शुकर। कासगंज का ये पुराना नाम शुकर था। तो आखिर ये चंद्रनगर ये किसका था? तो चंद्रनगर किसका रहा होगा? ये फिरोजाबाद का रहा था दोस्तों। ये जो चूड़ियों के लिए, कांच के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद का ये जो पुराना नाम चंद्रनगर, और कासगंज का पुराना नाम शुकर। तो याद रखे रहेंगे आप यहाँ पर इसे आपको। बाकी ये दंत तीर्थ हस्तिनापुर यानी मेरठ को कहा जाता था। तो सब सही थे आपके, यही सी वाला गलत था। क्यों गलत था वो मैंने बताया। तो आपका उत्तर सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग दोस्तों 99 वाले को देखें, तो यहाँ जनगणना से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, उस पर विचार करके बताना है कि सही क्या है। देखें हम लोग, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था। तो मेरे भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2011 के जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जहां सबसे कम जनसंख्या है। लेकिन अगर यही दोस्तों सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य पूछ ले, तो आप गोवा बताएंगे। यानी क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य गोवा, और जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा सिक्किम आपका। तो याद रखे रहेंगे इसे, ये अंतर पूछ लिया जाएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार पदुचेरी सबसे कम जनसंख्या वाला सघन क्षेत्र है। मेरे भाई पदुचेरी नहीं, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं। लक्षद्वीप जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला रहा था। तो इसको सबसे आप मतलब संघ राज्य क्षेत्र पूछा जा रहा है ना, तो लक्षद्वीप ही एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जो सबसे कम जनसंख्या वाला है 2011 की जनगणना में। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर पूछ ले, तो भाई अपना दिल लगी दिल्ली, तो समझ जाइएगा आप। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, पदुचेरी की जगह यहाँ पर आपको यह लक्षद्वीप होना चाहिए था। लगभग यहाँ पर 64,000 जनसंख्या मात्र है, 64,000 यहाँ के लिख दे रहा हूं। आगे यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा आपका। आगे यहाँ पर देखें हम लोग, एक लोकप्रिय कला के रूप में यहाँ पर प्रश्न आपको दिया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। इधर चले हम लोग देखें। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न 100 में, एक लोकप्रिय कला के रूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की चौक पूर्णा कला। तो उत्तर प्रदेश की एक कला है दोस्तों, चौक पूर्णा कला। जैसे हम लोग रंगोली फ्लोर पर बनाते हैं ना, तो वही चौक पूर्णा कला एक तरह की रंगोली टाइप की फ्लोर पर बनाई जाने वाली कला है। तो उसी कला के बारे में आपको स्टेटमेंट दिए, बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं यह फर्श सजावट की एक लोक कला है, बिल्कुल वही मैंने अभी आपको बताया। पारंपरिक
चौक पूर्णा, डिजाइन में दुर्लभ, कभी ज्यामिति पैटर्न जैसे वृत्त, त्रिकोणी आदि का उपयोग किया जाता है। नहीं मेरे भाई, यह जो है पढ़े लिखे या जो कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं उन सब के द्वारा बनाया जाता है। इसमें कोई पैटर्न, वृत्त, नाप, स्कोर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जैसा मन करे वैसा बना लिया जाता है। इसमें कोई यहाँ पर यह ज्यामिति पैटर्न नहीं होता है कि आपको इतना बनाना है। तो यही गलत है आपका और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। इसके लिए औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल वही मैंने बताया। यह कार्य मुक्त हस्त यानी खुले हाथ से जैसे मन करे वैसे बना दिया जाता है। सजाना ही तो है। आप लोग देखे होंगे गांव में रंगोली वगैरह बनाते हैं तो वैसे ही बना देते हैं। आगे देखें हम लोग अगर 101 में, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि विचार करना है और बताना है कि कौन सा हमारा सही है। ध्यान देंगे। 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे तथा मद्रास उच्च न्यायालय को ही रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त था। तो ये बात यहाँ पर तो सही है। पहला वाला 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट को ही रिट जारी करना। आप लोग जानते हैं हाई कोर्ट जो रिट जारी करती है वो अनुच्छेद 226 के तहत, और जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है अनुच्छेद 32 के तहत। 5 प्रकार के रिट जारी करती है। कौन कौन दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और एक उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा। आप लोग जानते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल है। उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है। नहीं मेरे भाई, अभी मैंने बताया ना, जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है अनुच्छेद 226 के तहत, और ये 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही पूछा जा रहा है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान देंगे। बिल्कुल ऐसे आप एग्जाम में भी करेंगे। इस बार पीसीएस वाले में मेरा 3 क्वेश्चन हड़बड़ाहट में गलत हो गया था। सिर्फ मैंने सही नहीं को सही पढ़ लिया था। तो यहाँ पर आप भी ऐसे करेंगे। यहाँ पर एक बार मार्किंग करेंगे, एक बार उसमें एरो लगाएंगे तो आपके दिमाग में बना रहेगा। तो सही पूछा जा रहा है तो 1, 2 ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 102 में आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे इधर। तो आपसे कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा हमारा सही है। तो आपातकालीन प्रावधान का संविधान भाग 18 में किया गया है। तो आप लोग दोस्तों अगर पढ़े होंगे हमारे संविधान में आपातकाल इमरजेंसी की जो व्यवस्था है वो हमारे संविधान में भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच है। 3 तरह का है दोस्तों। एक जो राज्य में जो आपातकाल लगता है जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल और एक वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, तो आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। सही है। भारतीय संविधान में आपातकाल, आप लोग जानते हैं आपातकाल ब्रिटिश संविधान से नहीं, ये आपातकाल जर्मनी, कहीं कोई जल रहा हो, आग लगा हो तो उसे हम आपातकाल घोषित कर देते हैं। ऐसे समझ जाइएगा कि आपातकाल का ये प्रावधान ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया था। तो आप लोग यहाँ समझ गए होंगे। दूसरा गलत हो जाएगा, केवल पहला सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 102 का आपका डी हुआ। आगे देखें अगर हम लोग 103 वाले में, तो थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान देंगे। प्रश्न देखने में बड़े हैं, आपको दमदार हैं, लेकिन बड़ा गजब के प्रश्न है। आपको कई सारा कंसेप्ट सिखा देगा, कई सारा फैक्ट सिखा देगा। ये मत ध्यान दीजिए कि प्रश्न आपके बड़े हैं, ये ध्यान दीजिए कि हम इससे सीख क्या रहे हैं। तो आपकी दोस्तों ये थोड़ा सा मेंटलिटी बदल जाएगी। कुछ लोग कहते हैं सर बड़े प्रश्न है। मेरे भाई बड़ा है, एग्जाम में नहीं बैठो, आप कुछ सीख रहे हो। एक ही प्रश्न में आपको बहुत सारी सूचनाएं जानने को मिल जा रही हैं, तो क्या दिक्कत है। भारतीय संघवाद को लेकर कई विद्वान दोस्तों उस पर टिप्पणी किए हैं। संघवाद का आप समझ रहे होंगे। संघवाद का मतलब केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच का बंटवारा, समझ लीजिए यही है। तो इसमें जोड़े में दिए गए हैं, बताना है कौन सा आपका सही सुमेलित है। तो दोस्तों केसी वियर ने इसे अर्ध संघवाद कहा कि भाई ये पूरी तरीके से संघवाद नहीं है, केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है, राज्यों को शक्ति छीन लेती है केंद्र, तो वो असंघवाद नहीं अर्ध संघवाद है। तो बिल्कुल। ग्रेनवीन ऑस्टिन ने इसे सहकारी संघवाद कहा था। यस, ये भी सही है। और मॉरिस जोन्स ने दोस्तों इसे सौदेबाजी का मतलब कहा था। सौदेबाजी यहाँ है ना, ये मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी वाला संघवाद कहा था। आइवर जेनिंग्स ने इसे केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला दोस्तों ये कहा था।
तो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद कहा था। तो यानी ये 3 और 4 गलत हुए, 1 और 2 सही, तो सही केवल 2 हुए। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़े अगर हम लोग 104 वाले को देखें तो यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है झंडे के बारे में कुछ कथन दिया गया है। तो थोड़ा सा आपको पढ़े होंगे तो जानते होंगे पिंगली वेंकैया के बारे में। 22 जुलाई 1947 यानी आप कह सकते हैं 15 अगस्त को तो देश आजाद हुआ था, ऐसे आप कनेक्ट करेंगे तो आपको दिमाग में बना रहेगा। फिर 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, फिर यानी जुलाई अगस्त यानी उसके 3 हफ्ते पहले झंडा हो गया था ये अपना तैयार। तो यहाँ पर ये राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, यस। लेकिन हमें गलत को बताना है। पिंगली वेंकैया स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई हम लोग जानते हैं का अनुपात जो होता है 3:2 में होता है। इस 3:2 का मतलब क्या है, यदि आप लंबाई 3 इंच रख रहे हैं तो आपको चौड़ाई 2 इंच रखनी पड़ेगी। लंबाई 3 मीटर रख रहे हैं तो चौड़ाई आपको यहाँ पर 2 मीटर रखना पड़ेगा। ऐसे ही करके आप मान लीजिए यहाँ पर इसको 6 मीटर रख रहे हैं तो इसको 4 मीटर करना पड़ेगा, इस तरह से। तो आप समझ गए होंगे यहाँ। आगे दोस्तों इसका मतलब शुरू के 3 सही हैं, तो हमारा गलत क्या होगा, यही डी वाला गलत होगा। आंख मूंद के हम कह सकते हैं। क्यों गलत है, क्योंकि मेरे भाई 1947 के द्वारा विनिर्मित होता है राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन। ध्वज संहिता 1947 द्वारा रेगुलेट होता है, जो 24 जनवरी 1947 को लागू हुआ था। तो दोस्तों वर्तमान में जो अपना ये ध्वजारोहण जो होता है, ध्वज का प्रदर्शन, ये जो रेगुलेट होता है ये 2002 में दोस्तों एक बनाया गया था, उसके माध्यम से होता है। ध्वज संहिता 2002 के माध्यम से ये होता है कि सरकारी संस्था या कोई दुकान या कहीं भी इस तरह के लोग फहरा सकते हैं। तो यही है, यहाँ पर डी वाला हो जाएगा आपका। आगे दोस्तों हम लोग देखें यहाँ भारतीय संविधान में महिलाओं के संदर्भ में संविधान सभा में महिलाओं के संदर्भ में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है पढ़ के। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाई संविधान सभा जब संविधान बनाया जा रहा था उस संविधान सभा में कितनी महिला कैंडिडेट थी, तो 15 महिलाएं थी। इतना याद करे रहेंगे तो कभी पूछेगा तो आप बता देना 15 महिलाएं थी। और एनी मैक्स आप लोग जानते हैं, अभी जहां से शशि थरूर सांसद हैं, ये वहां से दोस्तों सांसद हुआ करती थी, वहां से वो चुनी गई थी संविधान सभा में। तो एक ईसाई महिला थी ये। उन्होंने वर्ष 1945 में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मद्रास से नहीं दोस्तों, कांग्रेस के मतलब केरल के तिरुवनंतपुरम से, तो ये गलत हो जाएगा। विधानसभा से चुनाव लड़ा और बाद में संविधान सभा के सदस्य हुई। तो संविधान सभा के सदस्य तो हुई लेकिन वो केरल के तिरुवनंतपुरम से, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा इनका। आगे अगर हम लोग देखें 105 का पहला गलत हुआ है, याद रखे रहेंगे। तो ये गलत हुआ है और इसको थोड़ा सा छोटा करें जिससे हमें दिखे। यहाँ पर देखें हम लोग, तो यहाँ पर दोस्तों दक्षिणायनी वेलायुधन संविधान सभा की पहली एकमात्र दलित महिला थे। बिल्कुल दोस्तों, दक्षिणायनी हम लोग नाम याद रखे रहते हैं। तो दक्षिणायनी जो थी वो संविधान सभा की पहली एकमात्र दलित महिला थी। ये भी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहेंगे। इसे भी पूछ लिया जाएगा क्योंकि आजकल दलित पॉलिटिक्स बड़ा खेला जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है ऐसी चीज पूछ ली जाती है। अमृता कौर को कौन भूल सकता है दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री बनी थी पहले ये अंतरिम सरकार में। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री बनी और साथ ही संविधान सभा की सदस्य भी रही, सही है। बेगम कदरी, ये क्या लिखा है दोस्तों, बेगम कदसिया एजाज रसूल मुस्लिम लीग के संबंध होने के बावजूद ये उन विरल व्यक्तियों में से थी जिन्होंने धर्म के आधार पर बंटवारे को विरोध किया था, निर्वाचन मंडल का स्पष्ट विरोध किया था। तो ये भी सही है, यानी 3 आपके सही। यहाँ पर गिन के बताना है ना कितने सही हैं, तो 3 सही हैं केवल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि पहला गलत हो गया था हमारा। तो हो गया हमारा 105। आगे चलते हैं 106 वाले को देखते हैं। तो इसमें आपसे जो पूछा जा रहा है कौन सा सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो मेरे भाई आपको मैं बता दूं, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके निर्वाचन में सभी चुने हुए सांसद, सभी चुने हुए विधायक, चाहे जहां से हो, चुने हुए का मतलब वो मनोनीत न हो, वो जनता के वोट के माध्यम से आए हो, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश के हों, चाहे वो
मतलब राज्यों के हो, तो स्वाभाविक सी बात है वो चुने होने चाहिए। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, तो मेरे भाई संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य यहाँ पर तो आपका ये भी हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि जो निर्वाचित हुए हों वही हो सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाला तो सही है आपका। संघ राज क्षेत्र दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, नहीं मेरे भाई, निर्वाचित होंगे केवल, मनोनीत नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा मिर्च डालकर इसको गलत कर दिए हैं, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा दूसरा, यानी दो हमारा जहां रहेगा वो आपका उत्तर नहीं हो सकता। तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यस यही मैंने वही बताया ना, निर्वाचन। अब यहाँ पर आपका उत्तर तो सी हो गया। अब बात आती है अगर उपराष्ट्रपति पूछ लेता है, उपराष्ट्रपति, तब क्या होगा? उपराष्ट्रपति में सभी सांसद, चाहे वो मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद, चाहे वो चुने हुए हों या मनोनीत हों, तो ऑल एमपी याद रखे रहेंगे तो आपका काम बन जाएगा, सभी सांसद। तो आगे चले हम लोग देखते हैं यहां पर 107 में दोस्तों बड़ा अच्छा सा सवाल है, अशोक मेहता समिति के बारे में बड़ा सवाल पूछा जाता है। तो आधा तो अगले पेज पर है, उसको बाद में देखेंगे, जितना है उतने देख लें पहले। तो यहाँ पर अशोक मेहता समिति के बारे में आप खूब पढ़े होंगे दोस्तों, आप जब पढ़े होंगे बलवंत राय मेहता समिति, तो ये कब आया था? 1957 में आया था, 1957 में। इसके जस्ट 20 साल बाद 1977 में ये आई थी बलवंत राय मेहता ने। तो पंचायतों को 3 स्टेज वाला सुझाव दिया था, लेकिन अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय वाला दो सुझाव दिया था, आप लोग जानते हैं। और इन्होंने विकेंद्रीकरण की प्रथम इकाई जिले को बनाया था, ग्राम को नहीं। तो ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को अनिवार्य रूप से कराधान की शक्तियां यानी टैक्स लेने की शक्तियां दी जानी चाहिए। यस, इन्होंने ऐसा कहा था कि जो पंचायती हैं उनको अनिवार्य रूप से भाई खर्चा चलाने के लिए टैक्स वसूलना, कुछ जगह पर उनको टैक्स वसूलने का अधिकार देना चाहिए। यदि पंचायती राज का विघटन कर दिया जाए तो 12 माह की अवधि के भीतर पुनः निर्वाचन कराया जाना चाहिए। नहीं मेरे भाई, 6 माह का सुझाव दिया था इन्होंने, तो 12 माह का नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं यहाँ पर अब एलिमिनेट तो हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है कि हमारा 2 गलत निकल गए 1 सही, तो एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन हम देख लें, आप जब भी लगाइएगा तो एलिमिनेशन के माध्यम से लगाइएगा, तो आपको जल्दी होगा, समय की बचत होगी। एग्जाम में समय की बहुत बड़ी किल्लत होती है, कब समय निकल जाता है पता नहीं चलता हमें। प्रत्येक राज्य में पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए, ये सही है। तो यानी आपका 2 और 4 सही है केवल, तो सही पूछा जा रहा है तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 107 का आपका बी हुआ, समझ गए होंगे आप, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 108 वाले में। तो 108 में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों संविधानेतर निकाय के बारे में, यानी ऐसा निकाय, ऐसा संस्थान जो संविधान से हटकर हो, संवैधानिक नहीं हो। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कौन सा सही है, थोड़ा देखेंगे। बड़ा प्रश्न देखने में लग रहा है लेकिन आसानी से होगा। इन निकायों का संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत न होकर मुख्य सरकार के निर्णय के आधार पर होती है। वही मैंने बताया ना, एक संवैधानिक संस्था का मतलब क्या होता है, उस संस्था का जिक्र संविधान में अनुच्छेद के माध्यम से है, लेकिन संविधान नेतर मतलब संविधान से हट के, यानी इसकी चर्चा तो संविधान में नहीं है, यह सरकार के निर्णय के आधार पर बनाई गई है। तो यस, ये वाला तो आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। ये वाला दूसरा वाला की बात करें तो इसकी स्थापना या तो संसद के द्वारा पारित किसी अधिनियम के अंतर्गत अथवा सरकार के कार्यकारी आदेश के माध्यम से की जाती है, ये भी आपका सही है। और यहाँ पर देखें, प्रत्येक गैर संवैधानिक निकाय सरकार के अधीन कार्य करता है। जहां पर प्रत्येक लग जाए, केवल लग जाए, नहीं लग जाए, तो ऐसी चीज पर थोड़ा सतर्क हो जाया करिए। प्रत्येक, हाँ, ज्यादातर गैर संवैधानिक संस्थाएं सरकार के अंडर में रहती है, सरकार के कंट्रोल, उनके नियंत्रण में रहती है, लेकिन सभी नहीं, कुछ ऐसी भी हैं जो सरकार के नियंत्रण के बाहर हैं, तो उनके अधीन नहीं कार्य करती है। तो इसका मतलब ये आपका गलत हो जाएगा। हमारे ऑप्शन में 3 नहीं होना चाहिए क्योंकि सही पूछा जा रहा है यहाँ, तो 3 नहीं होना चाहिए। जहां जहां 3 है आप उसे हटा देंगे तो आप काफी सारा चीज कर ले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 1 2 हमारे सही हैं, 1 और 2 सही होने चाहिए। ये निकाय सरकारी नीतियों क्रियान्वयन में तथा विधि क्षेत्रों के कानून और व्यवस्था में सहयोग देते हैं। तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आगे बढ़े हम लोग देखें, यहाँ 9वें वाले में देखें तो यहाँ आपको दिया है संस्थाओं को आपको कालक्रम में सेट करना है, क्रोनोलॉजी में आपको बताना है। एक तरफ स्थापना का वर्ष दे दिया गया है, मतलब स्थापना के वर्ष के सेंस में इसको क्रोनोलॉजी में बताना है।
तो अगर हम लोग देखें इसके बारे में तो हम लोग खूब जानते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में, इसे हम कैसे भूल सकते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के बारे में पूछा जा रहा है भाई, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और सीबीसी के बारे में, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जस्ट इसके एक साल बाद दोस्तों 1964 में, इसे हम कैसे भूल सकते हैं। और केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 26/11 के बाद, घटना के बाद 2009 में इसे बनाया गया था। तो स्वाभाविक सी बात है, समझ गए होंगे आप सब। तो सबसे पहले कौन बनाया गया होगा? सबसे पहले ये बनाया गया होगा ये 2 वाला, क्योंकि 63 में है तो 2 सबसे पहले, इसको आप हटा दीजिए, इन्हीं में से उत्तर होगा। और 2 के बाद कौन होगा? 64 होगा, 3 वाला हो जाएगा, यानी यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग देखें अगर 10 में, तो संविधान के प्रमुख स्रोतों के बारे में दिया गया है। यहाँ कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बड़ा अच्छा से हम लोग याद कर लेते हैं दोस्तों। फ्रांस का संविधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मेरे भाई विधि द्वारा, विधि का शासन, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। विधि का जब आपसे पूछा जाए, विधि का शासन, विधि का शासन अगर आपसे पूछा जाता है तो वो दोस्तों ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया था, ब्रिटिश संविधान से। लेकिन विधि की प्रक्रिया यहाँ पर पूछ लिया है, जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछ लिया जाता है तब यह जापान से दोस्तों, फ्रांस से नहीं, यह जापान से। जब अभी यहाँ योगी जी गए थे, सिंगापुर जापान गए थे ना, तो यही से। तो इसका मतलब यही गलत था, तो गलत पूछा जा रहा है, यही आपका ए वाला उत्तर हो जाएगा। फ्रांस के संविधान से नहीं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया था। इसका मतलब ये सब अपनी अपनी जगह पे सही है, इनको पढ़ लीजिएगा। अभी मैंने जर्मनी वाला बात किया था, जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल, बाकी सब सही है। आगे दोस्तों हम लोग देखें, यहाँ पर 11 वाले में अगर देखें तो आपसे जो पूछा जा रहा है, विचार करना है और बताना है सही क्या है। देखें, अधीनस्थ न्यायालय का वर्णन संविधान के भाग 6 में, आप लोग जानते हैं भाग, संविधान का जो 5वां भाग है वह केंद्र से संबंधित है, और भाग जो 6 है वो दोस्तों यह राज्यों से संबंधित है। तो स्वाभाविक सी बात है, अधीनस्थ न्यायालय ये राज्यों से ही संबंधित है। भाग 6 अनुच्छेद 33 से 37 तक किया गया है, कोई डाउट नहीं, ये सही है हमारा। आगे यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो आपसे जो दूसरे वाले में पूछा जा रहा है, स्वतंत्रोत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद प्रथम लोक अदालत शिविर 1982 में गुजरात में आयोजित किया गया था, 85 में नहीं। तो 1982 में हो जाएगा लोक अदालत। तो ये दूसरा तो आपका गलत हो गया, तो सही पूछा जा रहा है आपसे, सही इसका मतलब आपका केवल एक हुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 12 वाले में, तो यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है दोस्तों, थोड़ा ध्यान देंगे, निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग के बारे में दोस्तों हम लोगों ने खूब पढ़ा होगा दोस्तों। निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 से संबंधित है। अनुच्छेद के बारे में भी आपको पता होगा, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच है, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा निर्वाचन आयोग के बारे में। और आपको थोड़ा सा और बता दें, जो प्रश्न में पूछा जा रहा है वही बात, क्योंकि आपको परेशान न होना पड़े। देखिए, निर्वाचन आयोग इस समय बहुसदस्य यानी एक से ज्यादा इसमें मेंबर हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उसके बाद से लेकर 1989 तक ये सिंगल था। लेकिन 1989 के पहले तक ये एक सदस्य केवल अध्यक्ष होता था, यानी सिंगल था। 1989 पहले सिंगल था, लेकिन 1989 में 2 और मेंबर इसमें जोड़ दिए गए, 3 सदस्य वाला कर दिया गया। लेकिन फिर 1990 में फिर इसको सिंगल बना दिया गया, इसको सिंगल बना दिया गया। लेकिन फिर देखा गया कि सिंगल से काम नहीं चल रहा है, तो 2 और आयुक्त जोड़ दिए गए 1993 में फिर इसे बहुसदस्यती यानी 3 सदस्य वाला बना दिया गया। तो यहाँ पर ये इनका खेला याद रखे रहोगे तो आपको काम दे देगा। तो यहाँ करें मूल आयोग एक, यानी मूल आयोग, मूल रूप से यानी पहले संविधान लागू होने के बाद एक सदस्यती निकाय था जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयोग सम्मिलित था। यस, वही मैंने बताया, इतना बात तो इनका सही है। लेकिन यहां जो कह रहे हैं 1989 में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयोग नियुक्त किए गए। मेरे भाई 1989 में नहीं, 1979 में नहीं, 1989 में, 89 याद रखे रहेंगे, ये वाला वही मैंने यहां पर लिखा है। तो समझ गए होंगे आप, ये गलत हो गया इनका।
आधी बात सही थी, लेकिन ये डेट की वजह से गलत हो गया इनका। दूसरा वाले में देखेंगे 1993 से आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के साथ एक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में कार्यरत है। वही मैंने बताया ना, 1993 से एक बहु निकाय यानी 2 और जोड़कर 3 बना दिया गया, अब तक यही है। तो अभी बीच में फिर एक बार खबर आई थी, लोगों ने विरोध किया, तो नहीं तो सरकार सिंगल कर दी होती अभी मोदी सरकार। अभी तो बहुसदस्यीय है, 3 वाला है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 29 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। मैंने पहले आपको ही यहाँ बता दिया था, 324 से 29 भाग 15। तो यहाँ पर ये सही है आपका। एक तो गलत हो गया, 2 और 3 सही है। 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। कितनी मेहनत लगती है ऐसे प्रश्नों को बताने में दोस्तों। आप देखेंगे यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं है जो इस तरह के प्रश्नों को, यूपीएससी लेवल प्रश्नों को एनालिसिस करवाता हो। कुछ लोग करवाते भी हैं, तो वहां पर दोस्तों वो सिर्फ प्रश्न को उत्तर पढ़ने के लिए आते हैं। तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, कुछ तो यहाँ पर अच्छा हो रहा है दोस्तों आपके लिए, तो आप की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचने की। आगे चल रहे हम लोग देखते हैं यहाँ पर 113 में आपसे जो पूछा जा रहा है दोस्तों, कुछ पार्टियों के नाम दिए गए हैं। अब इनको अभी दोस्तों इस तरह का प्रश्न ना यूपी पीसीएस का अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे 2022 या 23 में दोस्तों, इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। सपा बसपा ऐसी कुछ पार्टियों का नाम देकर क्रोनोलॉजी में पूछा गया था कि इनकी स्थापना कब हुई थी। उसी के तर्ज पर यह प्रश्न बना है कि इसके कालक्रम में बताना है कि सबसे पहले व्यवस्था कीजिए, सबसे पहले से शुरू करते हुए, यानी सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, फिर उसके बाद इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पर सबकी अगर हम लोग बात करें तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे पुरानी पार्टी यहाँ पर कौन हो सकती है। थोड़ा अगर ध्यान देंगे हम लोग, सबसे पुरानी पार्टी मेरे भाई ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो 1885 में कांग्रेस का तो यहाँ नाम नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी जिसे हम लोग मार्क्सवादी कहते हैं दोस्तों, 1964 के आसपास ये कम्युनिस्ट मार्क्सवादी जो है इसकी ये 1964 में बनी थी। अब स्वाभाविक सी बात है यही पहले होगा, क्योंकि दोस्तों बसपा तो ये भी 80 के बाद बनी थी, 80 के आसपास भाजपा बनी थी। ये नेशनल पीपुल्स पार्टी दोस्तों ये सबसे नई पार्टी है जो 2013 में बनी थी दोस्तों। तो स्वाभाविक सी बात है ये चौथा नंबर वाला ये सबसे अंत में रहेगा। प्रश्न बनाने वाला भी जान रहा है, बच्चे रट के बैठे हैं एनपीपी को, तो स्वाभाविक सी बात है। और यहाँ जो बसपा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, 84 में, ये 1984 में बसपा की स्थापना हुई थी। और इसके 4 साल पहले 1980 में ये भाजपा की स्थापना हुई थी। तो सब समझ गए होंगे आप। तो यानी कम्युनिस्ट, भाजपा, बसपा, तो एक आ जाएगा। एक के बाद आपका कौन आएगा, सबसे पहले तो आपका एक ही आना चाहिए। एक के बाद कौन आएगा, 3 आएगा। तो एक के बाद 3 यानी भाजपा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए आप। आगे बढ़े हम तो देखते हैं यहाँ पर। यहाँ आपका 114 वाले में जो पूछा जा रहा है आपसे, थोड़ा ध्यान देंगे। विधान परिषद के संदर्भ में कौन सा आपका सही नहीं है। विधान परिषद के बारे में दोस्तों खूब पढ़ा होगा आपने, मैं बता दूं। अभी तो प्रश्न हम तो बता ही देंगे यार, प्रश्न उत्तर जानने के लिए इतना व्याकुल ना होइए, पहले जान लीजिए जो पूछा जाता है वो मैं बता देता हूं, अगर इससे इर्द गिर्द आए तो आप समझ जाइए। विधान परिषद देखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 169 में दिया गया है, अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है, वहां जरूरत है तो बनाया जा सकता है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है और वहां जरूरत नहीं है तो उसे खत्म किया जा सकता है। विधान परिषद जैसे केंद्र में उच्च सदन लोक राज्यसभा होता है, ऐसे राज्यों में उच्च सदन विधान परिषद होता है। तो ये आप समझ रहे होंगे इसके बारे में। अभी कितने राज्यों में विधान परिषद है दोस्तों, 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। यहाँ कह रहे हैं विधान परिषद सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से ही चुने जाते हैं। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या संविधान में निर्धारित है। तो यस मेरे भाई बिल्कुल निर्धारित है। इसमें बताया गया है कि मिनिमम, जो मिनिमम होता है दोस्तों, वो कुल विधानसभा के सीटों का 1/3 हो सकता है। नहीं, ये मैक्सिमम की बात किया जा रहा है। मैक्सिमम विधानसभा की 1/3, और मिनिमम की अगर बात किया जाए, तो ये 40 हो सकते हैं। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, संविधान में ये बताया गया है। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये भी
1/6 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, बोर्ड, जिला नहीं मेरे भाई, 1/6 नहीं, 1/3 सदस्य इससे चुने जाते हैं। बाकी 1/12 सदस्य स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं जो कम से कम 3 वर्ष के राज्य के निवासी रहे हों। इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। बाकी 1/12 ग्रेजुएट्स के द्वारा चुने जाते हैं और 1/12 राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में जो पढ़ा उढ़ा रहे होते हैं उनके द्वारा। तो ये आप पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पर बात क्या आती है कि गलत कहाँ हुआ है हमारा, गलती यहाँ पर है जो 1/6 दिया है, 1/3 होना चाहिए था यहाँ पर। तो स्थानीय निकाय 1/3 होते हैं, तो यही गलत है और सी वाला ही आपका उत्तर होगा। बहुत बढ़िया। आगे चलें अगर हम लोग देखें 115 वाले में, तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है विचार करना है हमें कथन पर और बताना है कि कौन सा सही है। देखें ध्यान से, उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी उम्मीदवार के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक आवश्यक होता है। यदि आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं तो पहले तो कुछ प्रस्तावक नहीं था, बाद में देखा गया भाई सभी लोग लड़ ले रहे हैं, तो उसमें यह किया गया भाई आपके समर्थन में कम से कम 20 लोग तो होने चाहिए। तो अब नहीं तो हम भी जाते लड़ लेते, हम भी अभी लड़ने जाए तो एक को नहीं खड़े होंगे तो हमें भगा देंगे। तो इस तरह से तो ये बात सही है। और भारतीय आरबीआई के पास 20,000 रुपए की जमानत राशि करनी होती है। नहीं मेरे भाई, जमानत राशि के लिए उपराष्ट्रपति में 15,000 15 के जानते हैं जमानत राशि। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि ये इतनी बुरी तरह से हारोगे तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी। जैसे आप एमपी एमएलए वगैरह जैसे चुनाव लड़ते हैं तो एक जमानत के रूप में पैसा देना होता है। यदि आप 16% से 70% से कम वोट पाते हैं तो आपका पैसा नहीं मिलता है, आप जो जमानत के तौर पर रखे रहते हैं। इसका मतलब आपको जनता ने इतना नकार दिया, एक जैसे एक मतलब संदेश देने के लिए का आपकी जमानत जब्त हो गई आपने, इसका मतलब वही हुआ जो आपने पैसा जमा किया था अब वो आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो यही बात होती है। तो इसका मतलब ये दूसरा गलत हो गया, यहाँ 20,000 जगह 15,000 होना चाहिए था, तो पहला आपका केवल सही है। आगे बढ़े हम लोग देखें 16 में, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको दी गई है, पढ़कर बताना है सही क्या है आपका। देखें, संघ लोक सेवा आयोग स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल मेरे भाई, संघ लोक सेवा आयोग का संविधान में जिक्र है तो है ही। भारतीय संविधान के भाग 14 में है, अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग संबंधी प्रावधानों का विस्तार पूर्वक उल्लेख है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष 6-65 आप लोग जानते हैं मैक्सिमम 65 साल तक और 6 साल तक, 5 नहीं 6, इसलिए यह गलत हो गया। और आपका 1-2 केवल सही है, आपका 1-2 यानी केवल 2 कथन सही, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखें अगर हम लोग 17 वाले में, तो थोड़ा ध्यान देंगे। प्रश्न का आप बड़े से जरा सा भी न डरिए, आप सिर्फ सीखिए हम सीख क्या रहे हैं, हमें मिल क्या रहा है। तो संविधान के भारतीय संविधान के अनुच्छेद संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब आप लोग जानते हैं जब वोटिंग होती है, एक तो होता है दोस्तों बहुमत, बहुमत मतलब 50% + 1, एक ये होता है, एक होता है 2/3, इसे विशेष बहुमत कहा जाता है। एक दोस्तों होता है कि विशेष बहुमत और राज्यों के विधानसभाओं का समर्थन, यानी जहां संघवाद का मामला होता है। तो वही बात है, तो आपको ऐसा चुनना है जो भारतीय संविधान के अनुसार संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ राज्य की विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, यानी यह संघवाद का मामला हो गया। तो देखें राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होगी, इसमें दोस्तों यह 2/3 प्लस राज्यों की समर्थन के विधानसभाओं के अनुसमर्थन होता है, यस एक ये हो गया। राज्यों के नाम सीमाओं का परिवर्तन वगैरह करना होता है तो ये साधारण बहुमत से हो जाता है, इसे वाले से, तो ये वाला तो नहीं होगा। राज्य की विधान परिषदों का उत्साधन यानी वही मैंने 169 वाला जो बताया था कि बनाना या बिगाड़ना हो, तो वही बात है यहाँ पर। तो ये साधारण बहुमत से भी हो जाता है। संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार, वही बात है, संघ और राज्य का मामला आ गया ना, तो यहाँ पर ये होगा। तो 1 और 4 आपके हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी बनेगा। आगे अगर हम लोग देखें 18 वाले में, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इनका अनुच्छेद पूछा जाता है कई बार।
तो 76 है, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल के बारे में आप लोग जानते हैं, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये सांसद हो गया है, बिल्कुल सांसद के लिए जाके वहां संसद में बोलेगा, सरकार की बात रखेगा, क्योंकि ये सरकार का महान्यायवादी, सरकार का एक वकील होता है ये। लेकिन बस इसे वोट देने का अधिकार नहीं होता, यही है। महान्यायवादी संसद कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, बिल्कुल। महान्यायवादी का कार्यकाल निर्धारित किया गया, मेरे भाई राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं, इनका कार्यकाल नहीं है, तो यही गलत है और यही आपका उत्तर होगा, क्योंकि गलत पूछा जा रहा है आपसे। और बाकी ये तो आप लोग जानते हैं, उसे हटाने के लिए विशिष्ट प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है, उसके पारिश्रमिक का निर्धारण भी नहीं किया गया है, सब सही है, बी गलत था। आगे अगर हम लोग देखें, ये कॉलेजियम प्रणाली के बारे में बात की जा रही है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये यहाँ पर 19 वाला में सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन ये मल्टीपल नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है कॉलेजियम प्रणाली के सेंस में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो मेरे भाई पहले मैं बता दूं, कॉलेजियम प्रणाली ये क्या होती है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों का नियुक्ति या ट्रांसफर करना, जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं और हाई कोर्ट के जज होते हैं। इसमें दोस्तों जो समिति होती है वह 1+4 यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ सदस्य होते हैं। हाई कोर्ट में जो कॉलेजियम प्रणाली बनती है वो दोस्तों 1+2 यानी एक जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ सदस्य यानी 3 सदस्यों की ये समिति होती है। तो इसी के समिति के सिफारिश पर दोस्तों तय होता है। कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण करता है। यस, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें गलत बताना है, जहां गलत आएगा हम वहां पर वही उसे उत्तर मानेंगे। उच्च न्यायालय कॉलेजियम प्रणाली उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एवं उस न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा संचालित होता है। मेरे भाई 4 नहीं, एक तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यहाँ मैंने दिया है ना 1+2 क्यों लिखा है कि एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य वरिष्ठ सदस्य, 4 की जगह यहाँ 2 होना चाहिए था, इसलिए यह गलत हो गया और यही आपका उत्तर होगा। सरकार कॉलेजियम प्रणाली की अनुशंसा पर आपत्तियां व्यक्त करा सकती है, स्पष्टीकरण मांग सकती है, बिल्कुल। कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेख संविधान में न है, यह संसद द्वारा पारित अधिनियम में है। तो यस, तो सब सही है, यही बी गड़बड़ था, बी आपका यही उत्तर हो जाएगा। समझ गए आप? आगे चले हम लोग देखें 120 वाले को अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो टाइम की आप चिंता न करिए, पढ़ते रहिए, जो है मजे लेते रहिए। आगे देखें हम लोग अनुच्छेद की बात अगर करें तो यहाँ पर अनुच्छेद दिया है, एक तरफ विषय वस्तु बताना है। तो अनुच्छेद 43 के बारे में यहाँ पर आपको जो भी चीजें दी गई है अनुच्छेद 43 के सेंस में दिया गया है, तो इसे आप बड़े आसानी से कर लेंगे। तो आप लोग जानते हैं पंचायतों से संबंधित, तो ए वाला जो है वो ग्राम सभा, अनुच्छेद 43 ए जो है 243 ए जो है वो ग्राम सभा के बारे में बात की जाती है, और अनुच्छेद 243 बी यह पंचायतों के गठन से संबंधित जो प्रावधान करता है, पंचायतों के गठन संबंधित। और एक तो ये हो जाएगा, और 243 ई वाला जो होता है दोस्तों पंचायतों के कार्यकाल, ये पंचायतों के कार्यकाल कहाँ है, ई तो यहाँ है, यहाँ ये अवधि अच्छा लिख दिए है, यस, ये वाला यहाँ हो जाएगा। अवयव से मतलब फेलियर यानी डिस्क्वालिफाइड यानी सदस्य के अयोग्यता, तो कहाँ है, यह निर्हरता, सदस्य की निर्हरता। और बाकी एक बचा है जे लेखा परीक्षक, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ए वाला तो आपका 3 पे गया, ए 3 पे गया, तो यही है आपका उत्तर बी। आगे बढ़े हम लोग 21 वाले को अगर देखें, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इधर आपसे जो पूछा जा रहा है विचार करके बताना है सही क्या है। तो देखें, प्रथम पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के स्टील संयंत्र स्थापित किए गए। मेरे भाई पहली पंचवर्षीय योजना आप लोग जानते हैं 1952 से दोस्तों 51 से, मान लीजिए 51-52 से दोस्तों 56 तक थी, 56 तक। इसमें तो दोस्तों हम लोग इतने भूखे थे तो सिर्फ कृषि पर, अनाज पर ही हम लोगों को जोर था, उस पे कहां से, अब जानते हैं ये हेराड डोमल मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी दोस्तों महालनोबिस वाला थी, इसमें दोस्तों हम लोग इंडस्ट्रीज पर ध्यान दिए कि भाई अब खाने पीने का जुगाड़ हो गया है, अब लोगों को थोड़ा इंडस्ट्री बनाया जाए जिससे लोगों को रोजगार मिले। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में नहीं, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में थी, तो ये वाला आपका यहाँ गलत हो जाएगा, ये गलत हुआ। अब आपसे पूछा जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, वही मैंने आपको यहाँ पर बताया, सेकेंड 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन महालनोबिस मॉडल, तो ये आपका हो जाएगा
सेकेंड। तो इसका मतलब सही क्या है आपका, केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। दैट्स क्लियर। आगे चलते हम लोग देखें 22 वाले में 122। तो यहाँ ये प्रश्न दोस्तों, ऐसा ही प्रश्न एकदम इसी का जुड़वा भाई 2024 में जो यूपी आरओ का चुनाव हुआ था, जो पेपर लीक हो गया था, उसमें एकदम ऐसा ही सवाल आया था। तो आप अगर पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे। बैंक ऑफ बॉम्बे की दोस्तों स्थापना, दोस्तों बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना ये 1840 के आसपास हुई थी। आप देख लेना, यही होगा, 1840 के आसपास हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना तो ये तो प्रेसिडेंसियों को मिलाकर हुआ था, तो ये 1921 में हुआ था, क्योंकि वो मिलाया गया था ना, तो 1921 में, बाद में यही जाके बैंक बना था। इलाहाबाद का दोस्तों कब हुआ था? इलाहाबाद जो है 1865 में इसकी स्थापना हुई थी, 1865 में। अब दोस्तों अगर हम लोग ये भारतीय स्टेट बैंक के आप लोग देखें तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर एक पूछा जाता है, किस समिति की सिफारिश पर? उसका नाम है गोरेवाला। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। तो एसबीआई की बात कर रहे हैं यहाँ, तो एसबीआई की स्थापना 1955 में, तो याद होगा आपको। तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे अंत में यही होगा, तो सबसे अंत में यही होगा, तो 4 सबसे अंत में रहेगा। प्रश्न बनाने वाले को भी पता है, बच्चे जानते हैं एसबीआई के बारे में। और सबसे पहला कौन हो जाएगा? यही मेरे भाई 1840 वाला। आप एक बार इस डेट को देख लीजिएगा, यही है अनुमान से। तो इसका मतलब ये एक तो पहले नंबर पर रहेगा, और उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आएगा? ये 1865 आएगा, यानी 3 नंबर वाला, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। आगे अगर देखें 123 में, तो थोड़ा सा देखें, यहाँ पर देखें, प्रश्न बड़ा अच्छा है। ऐसे प्रश्न आप लोगों को दिए जाते हैं कि मतलब आपको लगने लगेगा हाँ यही सही है। देखें कैसे, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? देखें, आपको कुछ समिति दी गई है, भूरे वाला समिति। भूरे वाला समिति दोस्तों मोटर वाहन में टैक्स वृद्धि करने से संबंधित था। ये तो बात सही है, लेकिन हमें उत्तर गलत वाले को देना है, जरा ध्यान देंगे हम लोग। तो ये बी वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन से संबंधित है, ये भी सही है। आबिद हुसैन समिति, एक मुस्लिम टाइप का नाम लग रहा है, तो इसीलिए आपको दे दिया कि मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन। तो लोग ज्यादातर मान लेंगे हाँ भाई ये मुसलमानों से संबंधित है, इसलिए हुसैन समिति यानी मुस्लिम नाम की ये समिति थी। तो लोग तुक्का लगा देते हैं हाँ भाई यही सही है, लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर आपका दोस्तों ये गलत है। जो आबिद हुसैन समिति, ये लघु उद्योग से समिति थी। ये आबिद हुसैन समिति यह मुस्लिम के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सुधार के लिए नहीं, यह लघु उद्योग से संबंधित, लघु उद्योग यहाँ मैं लिख दिया हूँ, समझ जाइएगा, तो इससे है। तो यही आपका गलत हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप यहाँ पर। तो आगे चले हम लोग दोस्तों, देखते हैं। अब बात आती है मेरे भाई, आखिर ये मुसलमानों को जो दिया है सामाजिक, आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए, यह कौन सी समिति थी? इसके बारे में मेरे भाई सच्चर समिति, यहाँ पर ये जो दिया है ना, ये सच्चर, पढ़े होंगे आप, सच्चर समिति। तो इसको बारे में, आप खुसरो तो कृषि से संबंधित है, कैसे खुसरो कैसे कृषि, तो यहाँ पर सी वाला आपका गड़बड़ था। आगे बढ़े हम लोग, अगर ये 24 वाले को देखें, तो आपको दिया गया है कि कथनों पर विचार करें, बताना है सही क्या है। तो विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में 1600 में एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया। तो मेरे भाई 1600 में नहीं, सन 1600 में नहीं, ये 1602 या 4 के आसपास हुआ था। एक सेकंड, हम क्लियर, इतना तो क्लियर है, ये 1600 में नहीं हुआ था, 1602 या 4 में हुआ था। तो आपको कंफ्यूजन में न डालते हुए हम इसको एक बार चेक कर ले रहे हैं टाइप करके अपने गूगल बाबा में। तो ये जो हुआ था 24 में है ना ये, तो ये क्या है, एक्सटेंड नीदरलैंड एम्स्टर्डम, तो ये इसकी 2 में, यस, तो ये 1602 में हुआ था, इतना तो क्लियर था मुझे, तो इसलिए यह गड़बड़ हो गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आप लोग जानते हैं 1885 में स्थापना एशिया का पहला मतलब स्टॉक एक्सचेंज के रूप में की गई थी। तो ये 2 वाला सही है आपका, सही पूछा जा रहा है, तो आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, देखते हैं
ये 15 ये इसमें पूछा जा रहा है जो आपसे 25 वाले में, तो थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ था। तो सबसे पहले स्थापित कौन हुआ था, तो सबका डेट हमें पता होना चाहिए, तो हम फटाफट बता लेंगे। आयात, जिसे हम लोग एग्जिम बैंक बोलते हैं, इसी को हम लोग एग्जिम बैंक बोलते हैं, आयात निर्यात बैंक जिसे इन्हें कहा जाता है दोस्तों। तो ये आयात निर्यात बैंक की स्थापना यानी कब हुई थी, तो 1982 में। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इडबी की दोस्तों कब हुई थी, 1964 में। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये जो सिडबी की स्थापना हुई थी यह 90 में हुई थी, 1990 में। और एक बात यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, ये दोस्तों मोदी जी जब आए थे 2014 के आसपास ये हुई थी। तो भारतीय वित्तीय सेवा केंद्र, तो भारतीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना तो ये 2014 के ही आसपास हुई थी। तो एक सेकंड, इसको भी हम थोड़ा चेक कर लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें भ्रम में नहीं होनी चाहिए, जो होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए, इसलिए हम सोचते हैं कि कोई इसमें ये न होने चाहिए। तो यस, ये 2020 में हुई थी, सॉरी 2014 में सोच रहा था, 2020 में हुआ था। तो ये वाला आपका जो है यहाँ पर ये डेट को लेकर थोड़ा सा वो होता है, तो आपका ये 2020 में यानी सबसे अंत में यही होना चाहिए। सबसे पहले स्थापित की बात की जा रही है, तो सबसे पहले कौन हो सकता है मेरे भाई, सबसे पहले यही आपका इडबी हो जाएगा, 64 में यही है, तो स्वाभाविक सी बात है 125 का आपका बी हो जाएगा। तो दोस्तों देखें हम लोग प्रश्न संख्या 126 वाले का अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें, तो आपको आरबीआई के गवर्नर दिए गए हैं, कुछ आरबीआई के गवर्नर आपको दे दिए गए हैं, इनको कालक्रम में सेट करना है कि सबसे पहले कौन आए, फिर कौन आए, फिर कौन आए। तो आपको आंख मूंद कर कुछ भी नहीं करना है, आपको तो मेरे भाई इतना तो याद होगा, पहले आरबीआई के गवर्नर स्वतंत्र भारत के ये सीडी देशमुख थे ना, तो इनको तो कैसे भूल सकते हो, ये इनको तो कैसे भूल सकते, जो आजाद भारत हुआ तो उस समय यही थे। तो ये तो हो गया, इनको तो नहीं भूल सकते। अब मेरे भाई एक तो इनको कैसे भूल सकते हो, जब नोटबंदी हुई 8 नवंबर 2016 को, तो इस समय यही दोस्तों उर्जित पटेल ही उस समय आरबीआई के गवर्नर थे और 2018 तक थे। 2018 में दोस्तों इनको हटाकर किसको लाया गया, शक्तिकांत दास को लाया गया, शक्तिकांत दास को लाया गया। अब शक्तिकांत दास को 2024 में हटाकर शक्तिकांत दास को किसे लाया गया दोस्तों, संजय मल्होत्रा को, संजय मल्होत्रा, मैं एम लिख दे रहा हूं, संजय मल्होत्रा को लाया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये और बात आती है। अब बात यहां पर देखें, उर्जित पटेल से भी पहले कौन थे, उर्जित पटेल से भी एक दो बार पहले ये सुब्बा राव थे। तो यहां पर यानी अब हम कह सकते हैं सीडी देशमुख फिर सुब्बा राव, यानी ये इसको हम हटा सकते हैं, दो हमारा कंफर्म हो गया, पहले नंबर पर रहेगा क्योंकि पहले यही थे। तो दो फिर एक आएगा यानी सुब्बा राव आएंगे, फिर सबसे अंत में ये 4 रहेगा, 3 इसके बीच में होगा। तो इस तरह से आप भी एलिमिनेशन करके कर सकते हो, तो काम बन जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग 27 वाले को देखें, तो यहाँ पर आपको दिया गया है सूची 1 सूची 2 राष्ट्रीय उद्यान राज्य। तो आपको यहाँ बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, बल लगाकर पकड़ते हैं फिर उसका फ्राई कर देते हैं कुछ लोग मेघा को, तो ये मेघालय आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो दिया है पहला वाला तो मेघालय पे आ जाएगा। और यहाँ मरलेन राष्ट्रीय उद्यान, जो मरलेन राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये कहाँ पर है मरलेन राष्ट्रीय उद्यान, तो इसे मुरलेन भी कहीं कहीं किताब में नाम लिखा जाता है, ये मिजोरम में है, तो ये मिजोरम में है। और ईटांकी राष्ट्रीय उद्यान, ईटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है, तो ये नागालैंड में, बाकी एक है मुकंदरा हिल्स राजस्थान। तो आपका डी वाला तो एक पे जाएगा, बाकी सब अपने अपने से एक आगे हैं, यानी ए वाला 2, बी वाला 3 और 3 वाला 4 और डी पे 1, यही सी हो जाएगा आपका। 28 वाले को अगर हम लोग देखें, यहां पर आपको जोड़े दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही नहीं है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित है। स्टॉकहोम अभिसमय अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण से संबंधित है, ये भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। और क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, जल संरक्षण से नहीं। तो यहाँ पर यही आपका गलत हो गया, ऑप्शन डी आपका यही गलत हुआ। तो समझ गए होंगे आप। आगे चले हम लोग देखें दोस्तों,
ये मतलब पर्यावरणीय जो है ये है, तो उससे संबंधित है। तो आगे चले यहाँ पर हम लोग देखें तो क्योटो प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन ये हुआ। अब एक सेकंड यार, ये हट या 19 एक 119 वाले में 129 वाले में देखें तो प्रदूषक यहाँ दिया गया है और रोग, किस प्रदूषक से कौन सा रोग होता है मेरे भाई, खूब हम लोग जानते हैं। नाइट्रेट आयन से शरीर पीला पड़ जाता है, जिसे हम लोग बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। और फैसे फ्लोराइड, फैसे फ्लोरोसिस, इसको तो जानते हैं। और ये हमारे हम लोगों की माता जी का जब माथा, हम एक कहावत है ऐसे मैं कनेक्ट किया हूँ, हमारी माता का जब पारा गर्म होता है तो चिमटा उठा के मारती हैं, तो ऐसे यहाँ पर पारा मिन माटा, तो ऐसे आप कनेक्ट कर लीजिए। कैडमियम इटाई इटाई, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। तो ए वाला तो आपका 3 पे चला जाएगा, ए वाला 3 पे, तो आप कह सकते हैं आपका बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग यहाँ से देखें तो आपको कुछ ग्रीन हाउस गैसेस दी गई हैं, तो बताना है किसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाएगा। तो मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहा जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी कहा जाता है, ये SF6 यानी सल्फर फ्लोराइड को भी कहा जाता है। अमोनिया नहीं होता है, तो ये अमोनिया नहीं है, तो यानी आप केवल 3 को हटा देंगे। किसे कहा जाता है, तो आप 3 को हटा, जिसमें जिसमें 3 है उसमें निकाल दीजिए। इसमें 3 बैठा है इसमें, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग 131 वाले को देखें तो यहाँ आपको एक फैक्ट यानी डाटा से संबंधित प्रश्न है। आपको डाटा अगर याद होगा तो कर ले जाएंगे। पर्वत शिखर को उनकी ऊंचाई में हमें दोस्तों घटते क्रम में अरेंज करना है, यानी सबसे ऊंची, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करके। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग रट के बैठे हैं, सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है, फिर कंचनजंगा है, वो लोग इसमें है नहीं। फिर हम लोग आते आते देखते हैं कि आपको जो मिलती है मकालू मिलता है, लगभग 8400 के आसपास दोस्तों इसकी ऊंचाई है, 8400 मीटर, 8400 मीटर प्लस ही है, यहाँ पर समझ लीजिए 8400 लिख दिया हूँ मैं। अब इसके बाद दोस्तों कौन आता है, इसके बाद ये आता है 8100 के आसपास, ये धौलागिरी आ जाती है 8100 के आसपास, इससे ज़्यादा ही है, 8100 68 70 है इसके मीटर, ये वाला हो जाएगा। फिर दोस्तों कौन आता है, यहाँ पर नंगा पर्वत आता है। नंगा पर्वत दोस्तों ये भी लगभग 8100 के ही आसपास है, 8100 के बहुत ज़्यादा नहीं है, इससे कम है। तो अन्नपूर्णा में दोस्तों ये लगभग 8000 मीटर के आसपास है। तो स्वाभाविक सी बात है सबसे ज़्यादा कौन है यहाँ पर, क्योंकि घटते क्रम में बताना है, तो 2 हो जाएगा मकालू हमारा। 2 के बाद हमारा कौन आ जाएगा, ये धौलागिरी आएगा हमारा ना। 2 के बाद 3 आ जाएगा, 2 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद हमारा 1 आएगा और 1 के बाद 4 आएगा। 2 3 1 4 हमारा होना चाहिए, 2 3 1 4, तो कहाँ है, सी में बैठा हुआ है। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें 32 वाले में, तो यहाँ पर भी आपको मिलान से संबंधित दिया गया है। देखें सूची है और सूची 2 है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर आप ऐसे करके देखें, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, यहाँ मुख्य भूमि की बात किया गया है। एक तो मुख्य भूमि है होता है आप देखेंगे कन्याकुमारी, और एक अगर द्वीप को देखेंगे तो यहाँ पर आइए आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, तो समझ जाएंगे आप यहाँ पर। तो यानी ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, ये इंदिरा पॉइंट की बात कर रहे हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यानी सबसे पूरब में यहाँ पर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में किबीथू है, जहाँ 2 घंटे पहले गुजरात की तुलना में सूर्य उग जाता है, तो पढ़े होंगे आप इसे। तो यही बात है यहाँ पर, ये भारत का सबसे पूर्वी किबीथू है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु गो से गुजरात, ग से गुहार मोती, ये है। यानी किबीथू से आप गुहार, यहाँ किबीथू में अगर 6 बजे सूर्य उगता है तो गुहार मोती में ये 8 बजे उगेगा, ऐसे समझ लीजिए। इतना अंतर, 2 घंटे का अंतर होता है, पढ़े होंगे आप इसे। और सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि की बात किया जाए तो कुमार अंतरद्वीप, ये वाला हो जाएगा। तो आपका ए वाला 2 पे, बी 3, सी 4, डी 1। आगे बढ़े अगर हम लोग देखें 33 वाले में, तो कथन कारण से रिलेटेड प्रश्न है। तो यहाँ पर पूर्वी तट पर प्राकृतिक पोताश्रय के लिए अनुकूल नहीं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पहले इसको पढ़ना पड़ेगा हमें ऊपर। तो कथन और कारण दिए गए हैं, बताना है। पूर्वी तट पर प्राकृतिक पोताश्रयों के लिए अनुकूल नहीं है, तो पूर्वी तट की बात किया जा रहा है। पूर्वी तट प्राकृतिक पोताश्रय
यों के लिए अनुकूल नहीं है। तो ये बात तो यहाँ पर आपकी पहली वाली तो सही है, पश्चिमी की तुलना में, स्वाभाविक सी बात है। पूर्वी तट क्यों नहीं है? उज्जमनत तट कह रहे हैं। उज्जमन मतलब ये उठा हुआ करके है, तो इसलिए। और निम्नज का मतलब निमज्जन का एक होता है, उसका मतलब धंसा हुआ होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये है, सही ही है, स्वाभाविक सी बात है। ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आपका यही ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो ये वाले में आपसे पूछा जा रहा है, एक राज्य दिया गया है यहाँ पर और यहाँ पर राजधानी, तो बड़ा ही अच्छे से रट लेंगे भाई भाई। अरुण ने ईटा गिरवाया घर बनवाने के लिए, तो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। मेघालय, मेघालय क्या हो जाएगा? शिलांग। मिजोरम, जोर यहाँ पर भी है और जो यहाँ पर भी है, तो आइजोल हो जाएगा। आपने तिजोरी में रखा है तो उसमें ताला भी लगा होगा, तो त्रिपुरा तला। तो स्वाभाविक सी बात है, कर लिए आप। तो आपका ए वाला 2, बी वाला 3, सी वाला 4, ए 2 बी 3 सी 4, यही हो जाएगा आपका सी। आगे अगर हम 35 वाले को देखें तो यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है, विचार करके बताना है कौन सा सही नहीं है। तो अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, कोई डाउट नहीं, ये तो पहला आपका सही है। लेकिन गलत पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे। धारवाड़ सेल मेघालय पठार के मिकिर पहाड़ियों में स्थित है। मेरे भाई ये साउथ में है, धारवाड़ पठार आप देखेंगे उधर है, तो महाराष्ट्र वगैरह के आस पास उधर। तो ये गलत हो जाएगा। तो गलत केवल 2 हुआ, गलत पूछा जाए तो गलत केवल 2 हुआ, पहला तो हमारा सही निकल गया। आगे अगर हम देखें 36 में, अगर देखें अगर इधर, तो आपसे पूछा जा रहा है विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ हम अगर पहला स्टेटमेंट अगर देखें तो कह रहे हैं शिकागो शहर, शिकागो शहर जानते हैं अमेरिका के, मिशिगन झील के तट पर स्थित है, ये भी सही है। लेकिन पूर्वी तट पर नहीं है दोस्तों, ये पूर्वी तट पर नहीं है। तो फिर ये किस तट पर है दोस्तों? ये दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, जैसे भारत का ये हो गया ना, तो ये ऐसे मान लीजिए, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण इस वाले पर है, यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर ये है, तो ये गलत हो गया। तो एक गलत हो गया, तो एक हमारे ऑप्शन में नहीं होना चाहिए क्योंकि सही पूछा जा रहा है। सेंट लॉरेंस नदी घाटी में ओटावा एवं मॉन्ट्रियल जैसे प्रमुख शहर अवस्थित हैं, तो ये सही है। और ये भी सही हमारा निकला। और पेंसिल्वेनिया और उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र में मौजूद कोयला भंडार लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रेरक कार्य है, ये सही है। 2 3 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब आपसे जो पूछा जा रहा है, कौन सी नदियां ब्रह्मपुत्र की नदी प्रणाली में दाएं तट की सहायक नदियां हैं? तो यहाँ ब्रह्मपुत्र की आपको कुछ नदियां दी गई हैं और सहायक नदियां। और इन नदियों में जो दाएं तट की नदियां, जैसे ब्रह्मपुत्र ऐसे आती है ना, ऐसे आती है, तो आप नदी इधर जा रही है तो नदी की तरफ मुंह करे खड़े हो जाइए, जो दाहिने तरफ से मिल रही हैं वही दाहिनी नदियां हैं, और जो बाएं तरफ से मिल रही है वो बाएं तट की नदियां हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो दिया है तिस्सा को आप देखे होंगे, जहाँ पर यह टर्न लेती है तिस्सा, यहाँ पर तिस्सा तो दाहिने तट की है, तो यानी तिस्सा रहनी चाहिए हमारे ऑप्शन में। इसको तो हम खूब बार पूछा गया है, जानते हैं इसके बारे में। तो 3 हमारे ऑप्शन में रहना चाहिए, तो 3 हमारे ऑप्शन में रहना चाहिए, सभी में है भाई, कोई डाउट नहीं। अब देखें यहाँ जलढाका नदी, जलढाका नदी दोस्तों, जो ये जो है यहाँ पर, ये जो जलढाका नदी दिया है, ये दाहिने साइड में है। ये दाहिने साइड, एक ये दाहिना हो गई, एक तिस्सा दाहिना हो गई। न्यांग नदी नाम यहाँ पर जो दिया है, ये लेफ्ट हैंड है। यहाँ मैं ये लिख दे रहा हूँ तो समझ जाइएगा। तो ये नहीं है, यानी 2 हमारे ऑप्शन में नहीं रहना चाहिए। और यहाँ परलुंग जांगपो, ये भी लेफ्ट हैंडेड है, तो 4 भी नहीं रहना चाहिए ऑप्शन में, तो ये भी नहीं रहना चाहिए। तो हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे अगर हम लोग 38 वाले को देखें अगर यहाँ, तो प्रमुख नदियाँ आपको दे दी गई हैं और वो कहाँ से निकलती हैं ये दे दिया है। तो मेरे भाई गोदावरी को तो आप जानते हैं, ये त्रयंबकम, त्रयंबकेश्वर, ये हो जाएगा। कृष्णा, कृष्ण भगवान को बहुत बल था, तो महाबलेश्वर ये। और नर्मदा दोस्तों, ये ताप्ती नदी। तो 2 से देखें काम बना, कंफ्यूजन हो रहा है हमें, 1 2 एक ए वाला तो हमारा 2 पे चला जाएगा, सो ये हो जाएगा, हो गया हमारा काम बन गया। अब हम कह सकते हैं बी वाला तो 3 पर जाएगा और ये सी वाला 4 पर, यानी नर्मदा का अमरकंटक है, यस। ताप्ती ये मुल्ताई, हो गया क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग 19 में। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है? हुंडरू जलप्रपात, यहाँ पर आपको कुछ जलप्रपात दिए गए हैं, ये बताना है कौन सा जलप्रपात
किस राज्य से संबंधित है उस हिसाब से हमें बताना है यहाँ पर। तो दोस्तों हुंडरू जलप्रपात हमने तो झारखंड में पढ़ा ही, तमिलनाडु कहाँ दे दिया, तो ये झारखंड में है, तो ये वाला तो गलत हो गया आपका। गोकक जलप्रपात कह रहे हैं राजस्थान में है, तो मेरे भाई राजस्थान नहीं, के कर्नाटक में है, तो ये भी गलत हो गया आपका। चुलिया जलप्रपात ये कह रहे हैं कर्नाटक में है, तो क्या चुलिया जलप्रपात कर्नाटक में है, तो ये मेरे भाई राजस्थान में है, ये राजस्थान में है। तो स्वाभाविक सी बात है कि शुरू के 3 गलत हो गए, यही चौथा सही होगा, केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ तो आईटीसी जेड के बारे में दिया है। जनवरी के अंत में उष्णकटिबंधीय अभिसरण, जिसे हम लोग आईटीसी जेड कहते हैं, उपोष्णकटिबंधीय जेट धारा दक्षिण की ओर भूमध्य रेखा और मकर रेखा की तरफ स्थानांतरित हो जाती है, बिल्कुल सही। और तीव्र शीतलन के कारण उत्तर भारत में उच्च दाब, स्वाभाविक सी बात है, ठंडी होती है, एयर प्रेशर बढ़ेगा, क्षेत्र का विकास होता है, जबकि दक्षिण भारत में निम्न दाब वाला आईटीसी जेड पाया जाता है। दोनों के दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखें अगर 141 की अगर बात हम लोग करें तो यहाँ पर कथन में दिया है पृथ्वी के चंद्रमा को लेकर एक ही भाग दिखाई देता है। स्वाभाविक सी बात है, पृथ्वी हमारी घूर्णन करती है और हम घूर्णन करके देखेंगे जिस भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी एक ही भाग पर, तो वही एक ही भाग दिखाई देगा ना, तो सही है। और यहाँ पर वही इसका दिया गया है कि परिक्रमा करते वक्त पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के समय बराबर होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ। आगे हम लोग 42 वाले को अगर देखें तो इंडोनेशिया कह रहे हैं किस देश के साथ असली सीमा साझा नहीं करता, मेरे भाई सबके साथ दिए हुए करता है, ब्रुनोई के साथ नहीं करता, आप मैप में एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पर आपको गोंडवाना शैल से संबंधित दिया है, जानते हैं गोंडवाना शैल में कोयला वगैरह खूब पाया जाता है, जब इसके बारे में आप पढ़े होंगे। तो गोंडवाना शैल के संबंध में बताना है, गोंडवाना शैल को कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया नाम का वो टूटा था, पैंथलासा जल, ये आप पढ़े होंगे ना उसमें, तो ये बात सही है। यहाँ इन शैल में जीवाश्मों की उपस्थिति नगण्य है, मेरे भाई खूब जीवाश्म पाए जाते हैं, कोयला वगैरह भरमार है, तो कैसे नगण्य हो जाएगा, तो यही गलत है आपका। लिग्नाइट, चाइना क्ले, बलुआ पत्थर इत्यादि पाए जाते हैं, तो 1-3 सही है आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। 143 में आपका सही कौन हुआ, सी। आगे अगर हम यहाँ देखें तो हमारा 44 में जो यहाँ जो पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे इधर, तो हमें कथन दिया गया है और कारण, इसमें बताना है उष्ण मरुस्थलीय मुख्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर लगभग 15 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण यानी उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों दोनों पर पाए जाते हैं, सही है। इस क्षेत्र में प्रचलित व्यापारिक पौने पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा, इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ए हो जाएगा आपका यही वाला। आगे अगर हम लोग देखें 45 में, तो विचार करना है हमें, एक तरफ आपको द्वीप समूह दे दिए गए हैं और एक तरफ शामिल द्वीप, तो किस द्वीप में ये द्वीप समूह है, तो लघुत्तर सुंडा द्वीप समूह बाली लोम्बोक ये है, यह पाया जाता है। 72 सुंडा द्वीप समूह बोर्नियो सुमात्रा वगैरह हैं। क्यूराइल द्वीप समूह कह रहे हैं जापान से संबंधित है, तो ये दोस्तों ये क्यूराइल द्वीप समूह जो है जापान में, तो होन्शु होकैडो ये सब है, ये कहाँ से आ गया, तो दोस्तों ये गलत है। यहाँ पर ये जो यहाँ पर क्यूराइल द्वीप समूह है ये तो नहीं है जापान में दोस्तों, तो वो होन्शु होकैडो ये सब है ना, तो ये यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अब बात आती है कि आखिर क्यूराइल द्वीप समूह कहाँ से संबंधित है, इसके बारे में दिखाया, तो यह रूस से संबंधित है। आप क्यूराइल तो यहाँ से समझ गए होंगे इसे, तो 1-2 आपका सही है। पूछा क्या जा रहा है यहाँ आपको, तो यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है कितने सही हैं, तो गिन कर बताना, केवल 2 सही है, ऑप्शन बी। 46 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है तो विचार करके बताना है सही क्या है। तो अवसादों के निक्षेपण से निर्मित भू आकृति में स्तरीकरण या अवसादी चट्टानें बन जाती है। स्वाभाविक सी बात है, अवसाद मलबा जमेगा तो परत दर परत बनती जाएगी, तो ये परत हो जाते हैं और इसमें खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो दोनों सही हैं आपके। तो 146 में आपका बी हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। आगे देखें, और गैलीली सागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गहरा सागर है, पहला कौन है, तो बैकाल है, बैकाल झील। तो ये गैलीली सागर जो तिबेरियस झील से संबंधित है, इसके संदर्भ में दिया है, सही क्या है, तो यह विश्व की सबसे गहरी नहीं है मेरे भाई, दूसरी सबसे गहरी झील है, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा,
तो एक गलत हो जाएगा, एक काट दीजिए। इजराइल की सबसे बड़ी लवड़ी यानी मीठे पानी की झील है ये, सही भाई सही है ये भी। गोलन हाइट्स और गैलीली क्षेत्र के मध्य स्थित है, यस। 2-3 आपका सही है, सी हो जाएगा। 48 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ जो आपसे पूछा जा रहा है एक मिलान से संबंधित है। एक तरफ पर्वत श्रृंखलाएं, एक तरफ स्थान, कौन सा पर्वत श्रृंखला कहाँ है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अपलेशियन के बारे में खूब पढ़े होंगे मेरे भाई, ऑस्ट्रिया अपलेशियन, ऑस्ट्रिया अमेरिका, ये हम लोग पढ़े हैं। तो ए वाला हमारा 3 पे आएगा, ए वाला 3 पे आएगा, तो देख रहे हैं बी हो जाएगा। आराम से हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप मिला लेंगे, आगे चलते हैं हम लोग। आपको आप लोग सोच रहे होंगे मिला दीजिए, तो मिला दे रहे हैं भाई। यह मैक्सिको में हो जाएगा और ये स्टेनली युगांडा में, हॉकर अल्जीरिया में। आगे देखें हम लोग अगर 49 में, तो यहाँ पर भी आपको स्थानांतरित कृषि कुछ दे दिए गए हैं, जिन्हें भारत में हम लोग नॉर्थ ईस्ट में झूम कृषि बोलते हैं, और बताना है कौन सा सही नहीं है। तो मसोले, ये मसोले कहाँ बोली जाती है, कहाँ की स्थानांतरित कृषि है, कांगो जायरे नदी घाटी के संबंधित है यहाँ पर ये। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो ये तो सही है आपका, कोई डाउट नहीं। मिल्पा दोस्तों कहाँ बोला जाता है, मिल्पा आप लोग नाम सुने, मैं से मिल्पा, मैं से मैक्सिको, मैक्सिको और मध्य अमेरिका से संबंधित है, तो यहाँ से हो जाएगा। इंडोनेशिया तो नॉर्थ ईस्ट में है दोस्तों, इंडोनेशिया से नहीं है ये, तो ये आप लोग याद रखे रहेंगे। इंडोनेशिया में तो जो है वो हुमा करके है, वहाँ हुमा करके बोला जाता है, यही गलत है, यही उत्तर हो जाएगा, बाकी सब आपके सही हैं। आगे अगर हम लोग देखें लास्ट प्रश्न जो है 150 में, तो इसमें कौन सा सही नहीं है देखें। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, कोई डाउट नहीं, यस सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ज़्यादा होते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मांस मंगल ग्रह पर स्थित है, ये भी सही है। बृहस्पति ग्रह पर विशाल लाल धब्बा ग्रेट रेड स्पॉट नामक एक विशाल तूफान विद्यमान है, ये भी सही है। तो यानी कोई गलत नहीं है, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ये जो अपनी 10वीं टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे, ये आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है पार्ट बी के रूप में। अब हम दोस्तों इसके बाद अपनी 11वीं टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, इसके बाद फिर मिलते हैं हम लोग 11वीं टेस्ट सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।